मंडे तक का टाइम दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंकों को और पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब किसको आपने लोन दिया है उसका नाम भी चाहिए, बाहर से जहां से आपने सोना मंगवाया है तो वो सप्लायर कौन है वो भी पूछा गया है, अकाउंट्स भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? एक्चुअली सरकार जो है अब सोना को जो है मॉनिटर करना चाह रही है। जैसे अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना के पास एक एक रिकॉर्ड है गोल्ड का कि उनके लोगों के पास कितने गोल्ड है, लेकिन भारत में सिर्फ जो है कहा जाता है कि इतने गोल्ड हैं। गवर्नमेंट देखना चाहती है कि गोल्ड जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, किस मात्रा में आ रहा है। क्या स्थिति इतनी विकट देश की हो चुकी है कि मोदी जी को ये आह्वान सुबह उठ के आके करना पड़े कि अपना सोना सरकार के पास रखवा दो और हम तुमको उसके बदले में ब्याज देना शुरू कर देंगे? उस पे मोदी जी की नज़र है और वो नज़र कोई गलत नहीं है, वो नज़र अच्छी नज़र है। क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस वक्त मुश्किल में है? सभी को पैसे की जरूरत है, इसलिए सोना कम खरीदा जा रहा है या सोना बेचा भी जा रहा है मार्केट में? दुनिया का जो तमाम मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। अमेरिका का बाजार बहुत तेज जा रहा है, ताइवान का, कोरिया का, सब, चाइना जो है, जापान भी इवन जाने लगा तेज। तो सिर्फ जो आप देखें तो हम ही नहीं ऊपर गए हैं। जेपी मॉर्गन का बियरिश होना, सिटी बैंक का ये कहना कि यहाँ से भी 20% गोल्ड और डाउन होगा, क्या मैं मानूं कि ये 4000 तोड़ के और नीचे भागेगा? कल को मान लीजिए ट्रम्प फिर बोल दे कि आकर कि नहीं हमारा डील नहीं होगा जी, हम फायरिंग करेंगे, तो गोल्ड फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, फिर 4000 के नीचे चला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिल्वर को अगर आप देखें तो सिल्वर एक बड़ी मजबूती के साथ टिका रहा। 61 जो था सिल्वर का वो तोड़ देगा, तो 63 से वापस होना और 68 के बीच में तो सिल्वर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है मेरे को। जो गोल्ड ETF से लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? लोगों के पास धैर्य होता ही नहीं है ना, लोग सोचते हैं कि मैं पैसा लगाया और पैसा उसका तुरंत बढ़ जाए। शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है, गोल्ड भी डाउन जा रहा है, युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है, उसके बाद भी गोल्ड लगातार नीचे जा रहा है। तो ये जितनी किताबी ज्ञान था या इकोनॉमिक्स में आज तक पढ़ाया गया था, उससे उलट इस समय गोल्ड का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? गोल्ड और सिल्वर आप इन फ्यूचर कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर पैनी नजर रखे जो उसको घाटे से बचा सकता है? उनको खुद पे काम करना होगा, अपने माइंड सेट पे नजर रखनी होगी। 2 या 3% लोग कर पाते हैं, वो कमाते हैं, बाकी लोग गंवाते हैं। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ जाता हुआ आप देख पा रहे हैं? बहुत शानदार रहेगा, बहुत जबरदस्त। हमें तो इतना बड़ा फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। मेरे पास तो अगर भरपूर पैसे रहते तो भरपूर मैं खरीदता इसमें। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोने और चांदी में वैसे तो लगातार किसी को समझ नहीं आ रहा है कि होना क्या है, लेकिन इन सब के बीच खबर एक ऐसी आई कि सरकार की नजर अब घर में रखे हुए सोने तक है। इस तरह के बातें मार्केट में फैली क्योंकि खबर ये आई कि गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों को ये आदेश दिया गया है कि 2023 से लेकर अभी तक आपने जितना भी लोन दिया है गोल्ड के अगेंस्ट, उसका हमें पूरा ब्यौरा चाहिए। तो क्या अब गवर्नमेंट कोई नई नीति लाने वाली है, कोई नया नियम होगा गोल्ड खरीदने से जुड़ी हुई, क्या कोई कैपिंग हो जाएगी? कई तरह की मार्केट में खबरें हैं। इसके अलावा सोना और चांदी अभी आगे कहां जाने वाला है, कितना नीचे जाएगा, ऊपर जाने की संभावना क्या कुछ दिखाई भी दे रही है? ये सारी बातें करने के लिए मेरे साथ इस वक्त है इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। गोवा सर इस वक्त हैं और इसीलिए हम ऑनलाइन उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, मंडे तक का टाइम दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंकों को और पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब किसको आपने लोन दिया है उसका नाम भी चाहिए, बाहर से जहां से आपने सोना मंगवाया है तो वो सप्लायर कौन है वो भी पूछा गया है, अकाउंट्स भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो निर्देश और इतना कम समय जो दिया गया है कि बस मंडे तक आप बता दीजिए पूरी डिटेल, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? एक्चुअली सरकार जो है अब सोना को जो है मॉनिटर करना चाह रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो भारत में जो है 32,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है गोल्ड है और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है। इवन चाइना वगैरह के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक को मिला देंगे जितना गोल्ड है
उतना भारत के घरों में गोल्ड है और प्रचुर मात्रा में खरीदा जा रहा था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर में जो है लगभग 6,84,000 करोड़ का गोल्ड मंगा लिया गया था, तो बहुत प्रचुर मात्रा में। अब गोल्ड के कारण क्या हो गया कि हमारे रुपया पे बहुत जबरदस्त असर पड़ने लगा। एक्चुअली रुपया जो है, चूंकि डॉलर हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए, और इस समय डॉलर का डिमांड बहुत तेज बढ़ गया, क्योंकि तेल जो पहले हम $70 में खरीदते थे उसको 115 में खरीदने लगे। हालांकि अभी 96 के आसपास है, लेकिन उस समय 115 पे खरीदा हमने बहुत समय तक, तो बहुत ज्यादा डॉलर आपको देना पड़ रहा था। तो उसके कारण जो आपका जो 14 लाख करोड़ जो लग रहा था तेल में, वो बढ़कर जो है 20 लाख करोड़ के आसपास चला गया। वो एक्स्ट्रा डॉलर देना पड़ा था। प्लस गोल्ड में जिस तरीके से इजाफा हुआ, गोल्ड में जो हमने 6,44,00,000 जो मंगाया था, 6,44,000 करोड़ का जो गोल्ड मंगवाया था, वो 3200 के रेट पे, और गोल्ड चला गया उछलकर 4800 के आसपास उस समय। अभी तो घट गया है, तो सरकार को जो है फिर वो 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इसके कारण गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई, एक तो गोल्ड पे जो मंगवाने पे जो अंकुश लगाया गया है वो, साथ में ये गवर्नमेंट देखना चाहती है कि गोल्ड जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, किस मात्रा में आ रहा है। क्योंकि गोल्ड का एक सीमा है कि आप अगर अपने घरों में भी गोल्ड रख सकते हैं, पुश्तैनी गोल्ड को छोड़कर, तो उसमें है कि भाई 500 ग्राम्स के आसपास महिलाएं रख सकती हैं, पुरुष के लिए वो है। तो वो गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि कितना गोल्ड कौन मंगा रहा है, इसको मॉनिटर करना चाह रही होगी, ताकि उस पर चीजें जो है कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो जो गोल्ड के प्रति जो रवैया है यहाँ पे जिस तरीके से आएगा, तो हमारा रुपया फिसलता हुआ जो है $100 जो है प्रति डॉलर भी जा सकता है। इन तमाम चीजों के लिए जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि तेल पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, तेल तो आपको मंगवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें सिर्फ जब कंजम्पशन कम होगा तो उतना ही आप कम मंगवा सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं कर सकते गैस के लिए। लेकिन जो सोना जो है वो तो घरों में आकर पड़ा रहता है, वो एक तरीके से, तो वो चीज है। और गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि जो पैसा जा रहा है वो पैसा तो फिर जो है इकोनॉमी से बाहर चला जा रहा है, इकोनॉमी में लग नहीं रहा है वो, तो उस कारण भी ये चीजें की जा रही होगी। सर मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक लोन देते हैं गोल्ड के अगेंस्ट, वो तो आरबीआई की नज़र में पहले ही होता है। विदेशों से अगर सोना मंगवाया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें भी सेबी को मालूम होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जब बिना परमिशन के हो ही नहीं सकती हैं, उसके बाद फिर डिटेल में ये रिपोर्ट्स बैंकों से मंगवाना, क्या इन फ्यूचर आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के ऊपर किसी तरह की कैपिंग हो सकती है? क्योंकि जितना भी तरीका था वो, हम चाहे मान लें कि कस्टम ड्यूटी आपने बढ़ा दी ताकि आप थोड़ा हतोत्साहित कर सकें गोल्ड खरीदने को लेके, तो क्या अभी तक जो गवर्नमेंट ने किया है उससे कोई बहुत बड़ा नियम, कोई चौंकाने वाला फैसला, क्या वो भी सरकार की तरफ से किया जा सकता है? अभी देखिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करना चाह रही है। इस पॉइंट से तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले भी आ रहा था। जैसे अगर पहले पैसा भी आप जमा करते थे बैंकों में तो जमा कर देते थे। अब अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करेंगे तो बैंक वाले का फोन आ जाता है कि आपने पैसा, कौन सा पैसा जमा किया, क्या किया, इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो उसी तरीके से अब देखिए गोल्ड जो आ रहा था वो मॉनिटर हो ही नहीं रहा था। गोल्ड आया, कहाँ चला गया, नहीं चला गया, किसके पास चला गया, इतना पता रहता था कि इतना गोल्ड आया है और इतना पैसा लगा है, इतना लोन लिया गया है, तमाम बातें। तो सरकार जो है उसमें सिस्टम बना रही है मेरे ख्याल से, ताकि उसको मॉनिटर किया जा सकता है। और ये एक बड़ा अहम चीज है गोल्ड। जैसे अगर आप चाइना को देखेंगे, जो पीपुल्स बैंक के रुझान पे जो लोगों ने खरीदा गोल्ड, लेकिन चाइना के पास एक एक रिकॉर्ड है गोल्ड का कि उनके लोगों के पास कितने गोल्ड है। लेकिन भारत में सिर्फ जो है कहा जाता है कि इतने गोल्ड हैं। तो उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, और बड़ी सावधानी पूर्वक करेगी, क्योंकि गोल्ड जो है काफी इमोशनल होता है लोगों के लिए। तो वो एक पॉइंट है उसमें। पहले हम ये देखते थे सर कि शेयर मार्केट जब नीचे जाता था तो गोल्ड ऊपर आता था। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है, गोल्ड भी डाउन जा रहा है, युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है, उसके बाद भी गोल्ड लगातार नीचे जा रहा है। तो ये जितनी किताबी ज्ञान था या इकोनॉमिक्स में आज तक पढ़ाया गया था, उससे उलट इस समय गोल्ड का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? मार्केट का भी नीचे जाना, गोल्ड का भी नीचे जाना, युद्ध का समय होना, वजह क्या देखते हैं आप? देखिए गोल्ड मैंने अपना थ्योरी तोड़ा है, लेकिन मार्केट नीचे का मतलब कि हमारा मार्केट नीचे जा रहा है। दुनिया का जो तमाम मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। अमेरिका का बाजार बहुत तेज जा रहा है, ताइवान का, कोरिया का, सब, चाइना जो है, जापान भी इवन जाने लगा तेज। तो सिर्फ जो आप देखें तो हम ही नहीं ऊपर गए हैं, हम नहीं गए हैं, इंडोनेशिया नहीं गया है, यही 2-3 कंट्री नहीं गए हैं। लेकिन गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल तौर पे ड्राइव होता है। तो उस समय एक समय देखा गया था कि गोल्ड में जैसे कि अमेरिकन बाजार भी भाग रहा था, गोल्ड भी भाग रहा था, ये तमाम चीज था। तो उसमें खेल असली था मनी सप्लाई का, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया था। जो आप 2020 में
बाद से जो पैसे प्रिंट हुए, और उसमें से अमेरिका की तरफ से $22 ट्रिलियन जो है वो मार्केट में पैसा जो है वो मनी सप्लाई था। दूसरा, आप चाइना की तरफ से देखें तो $42 ट्रिलियन के आसपास वो मनी सप्लाई आ गया था। तो ये जो मनी सप्लाई जो आया तो ये हर जगह लगा, उसके कारण भागा। लेकिन अभी गोल्ड में तो चूंकि अब वो चीज है नहीं, गोल्ड में अभी एक प्रेशर देखा जा रहा है। प्रेशर इसलिए देखा जाने लगा क्योंकि हो गया कि डॉलर का डिमांड बढ़ गया। जब तेल की कीमत ऊपर भागी तो तेल के लिए जैसे आप 100 टका में पहले तेल लेते थे वो अब 200 टका में लेने लगे। तो आपको डबल डबल हो गया, तेल तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। मतलब 110-15 के आसपास चला गया, कहाँ से 60 के आसपास, तो 80% के आसपास भाग चुका था। तो आपको 80% ज्यादा डॉलर का डिमांड होने लगा। तब जब डॉलर का डिमांड होने लगा तो डॉलर जब लेने के लिए जाते हैं तो अमेरिका रिलीज करता है। तो अमेरिका के लिए ये होता है कि आप अमेरिका को सामान भेजे और अमेरिका आपको फिर डॉलर देता है। तो वो सामान तो आप एक लिमिटेड ही भेजते हैं, ज्यादा तो भेज नहीं सकते। दूसरा क्या होता है कि आप वहां बॉन्ड खरीदिए, बॉन्ड खरीदिए, तो फिर बॉन्ड खरीदेंगे तो वो आपको डॉलर रिलीज होगा उसका। तो उस तरीके से, या फिर आप पैसे जमा कीजिए, जो भी है तरीका। तो उसमें जो है अब अमेरिका गवर्नमेंट के पास डॉलर का डिमांड बढ़ गया, इकोनॉमी कमजोर है तमाम चीजों के बावजूद। जब डॉलर ऊपर भागा, वो 100 जो बीच में खिसक कर 97 चला गया था डॉलर इंडेक्स, वो खिसकता हुआ फिर 100 को क्रॉस कर गया। तो उस मजबूती के कारण जो है गोल्ड सिल्वर पे फिर बिकवाली देखी जाने लगी। और दूसरा क्या होगा कि इकोनॉमी जो है तेल क्राइसिस के कारण बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमी फंस गया। जैसे टर्की का फंसा, कई जगहों का फंसा, रसिया ने भी बेचा। तो ये क्या करते हैं कि जब बिक्री होती है, अगर पैसे चाहिए होते हैं तो सबसे पहले गोल्ड को बेच दिया जाता है। तो ये चीज देखा गया था। प्लस शेयर बाजार में भी जब जब गिरावट हुआ और तमाम चीज हुआ उसमें गोल्ड में बेच दिया गया। अभी आया कि स्पेस एक्स का जो आईपीओ आ रहा है उसके लिए बड़ा जबरदस्त पैसे आ रहे थे। उसके लिए पैसे तो सारे लोग इन्वेस्टेड रखते हैं, कोई पैसा तो रखता नहीं है पास में। तो वो पैसे के लिए भी गोल्ड की बिक्री देखी गई। तो गोल्ड मतलब एक हो जाता है कि तात्कालिक जो है गोल्ड में इन तमाम चीजों के लिए दबाव देखा गया। साथ में बॉन्ड यील्ड जो है वो भाग गया। बॉन्ड यील्ड जो है वो चला गया 5% से ऊपर 30 का चला गया, 30 साल वाला। और 10 साल वाला जो है वो चला गया 4.5 के आसपास। तो वो आपको सस्ता मिलने लगा। तो रेयर यील्ड देखा जाता है कि बॉन्ड का यील्ड प्लस इन्फ्लेशन तमाम चीजों के देखने के बाद जो आपको पैसे आते हैं। तो गोल्ड तो कमाई करता नहीं है, गोल्ड तो बढ़ता है, सिर्फ एक करेंसी चूंकि गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। इस कारण वो पैसा गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो बाकी जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी है, अमेरिका का है, तमाम चीजों का इन्फ्लेशन है, ये सब चीजें हैं, वो फैक्टर काम करेगा। तो इस समय उसमें जो है, इसलिए गोल्ड में कई सारे शेप हो गए। पहले एक साथ भाग रहा था, अभी गिरा है, अब गिरने के बाद जो है फिर यहाँ पे वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ से उठेगा। इसी तरीके से चलता रहता है, इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है। हालांकि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं सर, तो गोल्ड हमें बढ़ा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। उसके पीछे रीजन जो बताया जा रहा है वो यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में शायद एक बार फिर से संधि की बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए हैं उनके बाद ये जरूर संभव हो सकता है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि सिटी बैंक की तरफ से कहा गया है कि अभी गोल्ड जहां पर है वहां से 20% और ये डाउन जाएगा। तो हम क्या ये एक्सपेक्ट करें कि $4,000 से भी ये नीचे हो सकता है, 3700 हो सकता है, $3500 तक क्या गोल्ड जा सकता है? जेपी मॉर्गन भी अभी जो उनका रिसेंट मैं कहूंगी कि दावा रहा है गोल्ड को लेके, तो उसमें वो भी थोड़ा बियरिश ही दिखाई दिए हैं। तो जेपी मॉर्गन का बियरिश होना, सिटी बैंक का ये कहना कि यहाँ से भी 20% गोल्ड और डाउन होगा, क्या मैं मानूं कि ये 4000 तोड़ के और नीचे भागेगा? देखिए, कल 4000 को तोड़ रहा था, वो तोड़ने ही वाला था। लेकिन उस बीच ट्रम्प की खबर आ गई जिसमें उसने कहा कि पहले तो उसने कहा था कि खर्ग आइलैंड को हम ले लेंगे, तो मार्केट में दबाव आ गया था, तेल की कीमत ऊपर भागती तो गोल्ड कमजोर हो जाता, डॉलर मजबूत हो जाता और गोल्ड कमजोर हो जाता। तो वो टूटने ही वाला था कि उसके पहले ट्रम्प का बयान आ गया कि हमारी बातचीत हो गई और जो है क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो यूरोप में होगा। जो है पहली बार इस तरह का शब्द आया। और सबसे बड़ी बात कि ईरान की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया। नहीं तो अब तक 14 बार ट्रंप जो है वो ऐलान कर चुके हैं, शायद ये 15वां या 16वां बार था। लेकिन हर बार ईरान जो है डिनाई कर देता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार ईरान की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया, तो मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव वे में लिया। उस पॉजिटिव वे के कारण जो है शेयर बाजार में भी तेजी आई, सब जगह तेजी आया जो है। और जो है आपके गोल्ड में भी तेजी आया, सिल्वर में भी तेजी आया। क्योंकि जो गोल्ड का जो सबसे ज्यादा जो नुकसान करता था बॉन्ड, बॉन्ड नीचे खिसक गया। 30 साल वाला 5% से नीचे आ गया, 10 साल वाला 4.5% से नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स वो 100 के ऊपर उछल रहा था, वो गिरकर 99 पॉइंट समथिंग पे आ गया। तेल की कीमत जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा था उसमें 4% की गिरावट होते हुए 90 के आसपास जो है वो आ गया, ब्रेंट आ गया। WTI जो है 90 से नीचे चला गया, 85 के आसपास चला गया। तो ये जो आया, ये
इसने गोल्ड सिल्वर को बचाया कल। अब आगे का मार्केट देखिए, कल के सिचुएशन के हिसाब से जैसे 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, गोल्ड ने भी तोड़ा था, सिल्वर ने भी तोड़ दिया था पूरी तरीके से। अभी सिल्वर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, लेकिन गोल्ड अभी भी सरवाइव, वहां पे लड़ाई लड़ रहा है वो उससे ऊपर जाने के लिए। तो वो सिचुएशन इकोनॉमी अभी चेंज हुआ है। अब कल को मान लीजिए ट्रम्प फिर बोल दे कि आकर कि नहीं हमारा डील नहीं होगा जी, हम फायरिंग करेंगे, तो गोल्ड फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, फिर 4000 के नीचे चला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसका जितना भी संबंध है इस वक्त वो तेल और डॉलर के साथ है। तेल और डॉलर, अगर तेल कमजोर होगा तो डॉलर कमजोर होगा, तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर ये दोनों मजबूत होगा तो ये जाएगा। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन गोल्ड में प्रेशर जोन तो देखा जा रहा है, जो 6000 जो कहा जा रहा था कि इस साल तक में हो जाएगा, वो जो सारे जितने भी एजेंसियों ने कहा था 5950 जो है एवरेज आ रहा था 10-12 एजेंसियों का, अब जाकर जो सिटी बैंक ने जो कहा है कि 5000 वाला जो आंकड़ा दिया है उसने, तो मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है अभी के सिचुएशन के हिसाब से दिया है। अब चीजें बदलेगी उसके हिसाब से ही कहा जा सकता है। तो काफी मतलब उसमें कुछ कॉन्क्रीट कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सिल्वर को अगर आप देखें तो सिल्वर एक बड़ी मजबूती के साथ टिका रहा। ऐसा कल कल मुझे भी डर लगा था कि 61 जो था सिल्वर का वो तोड़ देगा, और हो सकता तोड़ देता, ट्रम्प वाली खबर आ जाने के बाद वो 63 से वापस किया। तो 63 से वापस होना और 68 के बीच में, और ये 4 बार अटेम्प्ट हो चुका था सिल्वर को नीचे गिराने का बियर के द्वारा, और ये चारों बार मजबूती से दिखा। तो सिल्वर काफी मजबूत नजर आ रहा है मेरे को इस वक्त। अब मजबूत का मतलब कि अब जो 50 वाला जो रिजीम था कि 50 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब बात होने लगी थी कि 35 चला जाएगा, 48 चला जाएगा, ये सब भी चला जाने की बात आने लगी थी, तो वो दूर होता हुआ दिख रहा है इस समय कि 63 से लेकर 68 इसके बीच हिचकोले खाते हुए फिर वो अपना रास्ता तय करेगा खुद ब खुद। आपने ठीक कहा सर, सिल्वर की मांग भी मार्केट में बनी हुई है। अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो हमने देखा गोल्ड ईटीएफ में भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग मई में हुई है। 725 करोड़ शुद्ध निकासी ये दर्ज की गई है गोल्ड ईटीएफ में, जबकि सिल्वर ईटीएफ फिर भी ठीक ठाक बना हुआ हमें दिखाई दिया। मैं सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ की बात करूंगी सर। इतनी भारी मात्रा में जो गोल्ड ईटीएफ से लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? सोने से मोह भंग हो गया है इस ढंग से, या फिर आप इसको प्रॉफिट बुकिंग मान रहे हैं? नहीं, ये लोगों के पास धैर्य होता ही नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि मैं पैसा लगाया और पैसा उसका तुरंत बढ़ जाए। ये भूल जाते हैं कि शेयर बाजार से लेकर तमाम जो है वो रिटर्न 10% 12% के आसपास ही देता है, कोई मतलब 20% 25% नहीं देता है। तो लोग उस उम्मीद से जो लगाए होंगे गोल्ड सिल्वर में, और उनको लग रहा होगा कि अब मामला फंस चुका है, और ये खबरें भी आने लगी कि दबाव में है ये है, तो उस कारण जो है लोग वहां से पैसे निकाले हैं, बेचे हैं। बेचने के बाद इनको लगने लगा कि शेयर बाजार जो है मजबूत हो रहा होगा, तो शेयर बाजार मजबूती की तरफ जो है, शेयर बाजार वाकई में मजबूत हो रहा है, तो वहां पे उसने पैसे जो है जाकर वहां पे झोंके होंगे पैसे। तो ये पैसे का मूवमेंट है, तो इस पे लोगों के पास धैर्य नहीं होता। लोग जो है जिस जगह पे लगाते हैं वहां से उछल कूद करते रहते हैं, तो जो ज्यादा उछल कूद करते हैं वो अल्टीमेटली जो है एफडी से कम पैसे लेकर जाते हैं। ये चीज देखा गया है। तो इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनना नहीं चाहिए लोगों को, चुपचाप जो है डल के तरह, मूर्ख के तरह आप इन्वेस्ट कीजिए और पड़े रहिए। तो अब मान लीजिए कि गोल्ड ईटीएफ से उसने निकाल दिया, जो भी है गोल्ड पे दबाव आया और उसने बेच दिया। अब मान लीजिए गोल्ड यहाँ से भाग गया, सपोज कि सब कुछ ठीक हो गया, हाँ लड़ाई हो गई, तेल गिरकर फिर आ गया, हालांकि तेल का असर रहेगा अभी इकोनॉमी पे, तमाम चीज हो गया, और जो है आपको फेड चीफ पे जो डिपेंड कर रहा है वो फेड चीफ ने मान लीजिए रेट कट कर दिया, तो फिर गोल्ड तो ऊपर भाग जाएगा। फिर वो लोग आएंगे जो बेचे हुए थे, फिर गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के लिए आएंगे और हाई प्रीमियम पे खरीदेंगे। तो इसी तरीके से ये जो नेचर देखिए ऐसा है कि जो जो 3-4% जो लोग कमाते हैं शेयर बाजार से या गोल्ड सिल्वर से, तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को कमाना चाहिए, लेकिन वहां भी धैर्य नहीं है अब लोगों को। अब वहां भी धैर्य खोते हुए जा रहे हैं, तो वो चीज जो है वो अल्टीमेटली लोगों को जहां है वहीं रख देगा, उससे ऊपर बढ़ने नहीं देता। तो आदमी का इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। तो अपने आप को ठीक करे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या गोल्ड से सभी का मोह भंग हो चुका है? मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा चाइना ने हाल फिलहाल में जो उनके रिजर्व बैंक ने गोल्ड खरीदा है वो उसकी मात्रा पहले से कम हो चुकी है। तो क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस वक्त मुश्किल में है, सभी को पैसे की जरूरत है, इसलिए सोना कम खरीदा जा रहा है, या सोना बेचा भी जा रहा है मार्केट में? क्या चारों तरफ अफरा तफरी है, सबके पास पैसा कम है क्या? देखिए ऐसा है कि जो जनवरी फरवरी में बहुत जबरदस्त गोल्ड खरीदा गया था, 4
2 मेट्रिक टन के आसपास 3 महीने का रहा था। लेकिन मार्च महीने में गोल्ड की बिकवाली हुई थी, क्योंकि तेल संकट उभरने लगा था। फरवरी से लड़ाई शुरू हो गई थी, 27 फरवरी से, तो उसके कारण ये हो गया। फिर अप्रैल महीने में गोल्ड की फिर खरीदारी हुई। फिर मई महीने में जो है गोल्ड की बिकवाली हुई सेंट्रल बैंक में। एक्चुअली सेंट्रल बैंक पे 2-3 दबाव आ गया, जो दुनिया का जो तमाम सेंट्रल बैंक है, तो हमारे यहाँ से भी खबर छाप दिया था, गलत खबर थी वो, हमने बेचा नहीं था। लेकिन उसमें दबाव ये आ गया कि जो तेल चाहिए, सबको तेल चाहिए, और तेल के लिए डॉलर चाहिए था। और डॉलर हो गया आपको, वही जो मैंने बताया कि एक डॉलर में जहां पहले काम चल रहा था, वहां पे आपको 1.5 1.8 देना पड़ रहा था। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी था वो कहाँ से निकालेंगे? अगर आप डॉलर बेचते, डॉलर सबके पास रहता है, डॉलर बेचते तो आपका करेंसी और कमजोर होता, तो अपने करेंसी, और प्लस आपका डॉलर भी घट जाता। आपको तो डॉलर चाहिए था ना, तो आप उसको नहीं बेच सकते। तो दूसरा रिजर्व रहता है गोल्ड, तो गोल्ड को बेचा। तो गोल्ड को बेचा तो वो बिकवाली देखी गई। तो ये जो प्रेशर जो रहा है अब तक गोल्ड में, कि सेंट्रल बैंक की जो बाइंग थी, जो कि 1000 मेट्रिक टन के आसपास जो खरीदारी कर रहा था वो हर साल में, पिछले साल नहीं किया उसने, 860 मेट्रिक टन का किया, तो वो घटता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी कैलकुलेशन के हिसाब से 750 मेट्रिक टन के आसपास है। लेकिन जो चाइना की बात आपने की, तो चाइना जो है वो 19 महीने से लगातार गोल्ड खरीद रहा है। पहले 1 टन खरीद रहा था, फिर उसने जो है मार्च महीने में उसने 5 टन खरीदा, अप्रैल महीने में 8 टन खरीदा, और अभी मई में उसने 10 टन खरीदा है। तो कुल मिलाकर इस 3 महीने में उसने 23 टन गोल्ड खरीद लिया है। क्योंकि चाइना की कहानी है कि उसका डॉलर के साथ अपना लड़ाई है उसके करेंसी का, तो उसके कारण उसमें खरीदारी किया जा रहा है। और साथ में जो हांगकांग में जो क्लियरिंग सिस्टम बनेगा गोल्ड का, जैसे कि लंदन बुलियन मार्केट है, वो भी जो है हांगकांग में बन रहा है, जो चाइना के देखरेख में होगा। तो देखिए, सारा खेल जो है अगले 10 साल आगे का है। 10 साल में अमेरिका की इकॉनमी जो है अभी $30 ट्रिलियन का है, चाइना का $20 ट्रिलियन का है। चाइना का ग्रोथ रेट जो है 5% के आसपास का है, अमेरिका का 2% के आसपास का है, 2.5% के आसपास का है। तो अब ये दोनों का गैप है। तो 10 साल 12 साल के बाद जो है चाइना की इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी के बराबर हो जाएगा, या उससे भी आगे निकल जाएगा आने वाले समय में। तो उस समय रूल कौन करेगा? जिसका करेंसी मार्केट में रूल करे। तो अब रूल करने के लिए जो है इनको चाहिए जो है गोल्ड, सपोर्ट के लिए। क्योंकि चाइना का युआन जो है अब उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड लेकर आया था अमेरिका, कि जो है जो ब्रेटन वुड हुआ 1944 में, जिसमें दुनिया को चाहिए था एक ग्लोबल करेंसी, तो उसने कहा कि हमारे पास गोल्ड है। तो उसने गोल्ड दिखाया, जो फोर्ट नॉक्स में गोल्ड जो दिखाया गया, जिसको लेकर अब डाउट क्रिएट किया जा रहा है, तो वो उसको दिखाने के बाद दुनिया ने उसकी करेंसी को माना। तो कल को जब ये चीजें आएंगी कि ठीक है, इकॉनमी तो आपका बराबर हो गया, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस है, डॉलर 56% पे है, डॉलर ऐसा तो घट नहीं रहा है, 5% पे युआन है, तो काफी ह्यूज गैप है। तो वो गैप कैसे बढ़ेगा? तो वो गोल्ड से बढ़ेगा। तो गोल्ड की लड़ाई बहुत तेज होगी। और चाइना के पास ऑफिशियल जो बताया जा रहा है कि 2300 समथिंग है गोल्ड, अनऑफिशियल जो बता रहे हैं उसका अलग अलग फिगर बता रहे हैं लोग, 10,000 भी बता रहे हैं, कोई कुछ भी बता रहा है, अब पता नहीं। लेकिन 2015-16 के आसपास उसने बड़े जमकर गोल्ड खरीदे थे। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से गोल्ड पिघला पिघला के बड़ा बार होता था, उसको 1-1 किलो का बार बनाकर वहां भेजा गया था, और पर मंथ शायद 1 टन का ऑफिशियली वो खरीद रहा था उस वक्त। तो वो चीज है, अभी भी 1 टन खरीद रहा है ऑफिशियली। इस बार अभी उसने 23 टन 3 महीने में खरीदा है। तो ये कहानी है। तो ये सब कहानी जो है ना, और गोल्ड है नहीं धरती के अंदर, गोल्ड सिर्फ 56,000 मेट्रिक टन ही बचा हुआ है। 3,500 मेट्रिक टन निकल जाता है, और कोई नया माइन मिला नहीं है। और कोई नया माइन मिलेगा भी तो उसको 10 साल लगता है, 5 साल 10 साल लग जाता है बनाने में। और एक माइन से फिर 800-900 टन के आसपास ही मिलता है। तो उस, और अभी कोई यूएसजीएसआर के हिसाब से कोई ऐसा माइन दिख नहीं रहा है उसको। तो ये जो 3,500 निकल रहा है, तो ये 3,500, अब वो 56,000 था, 4,000 निकल भी चुका है, अब 52,000 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो ये 15 साल के अंदर जो है वो शॉर्टेज बढ़ता चला जाएगा। तो उस तरीके से जो है गोल्ड जो है आने वाले 10-15 साल में काफी एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है देखकर। ये विश्व में क्या चल रहा है सोने में आपने वो बताया, अब देश के अंदर सोने में क्या चल रहा है मैं वो भी आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि जो 4 देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने नई स्कीम्स जो है, गोल्ड ईटीएफ है या जो बड़ी खरीदारी है, नए सब्सक्रिप्शन है, उनके ऊपर रोक लगा दी है। इसमें नाम निपॉन इंडिया का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का और कोटक का है। जो बड़े सब्सक्रिप्शन रहते हैं 25 करोड़ से ऊपर वाले, मतलब लोग ना घबरा जाएं अगर वो ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं या वो सौदा कर रहे हैं, उसमें रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन ये
जो 4 बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इनकी तरफ से नए सब्सक्रिप्शन के ऊपर रोक लगाया जाना, आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, इसमें क्या हुआ कि सरकार की तरफ से कहा गया कि गोल्ड को कम मंगवाओ, तो गोल्ड को तो उसने आवक तो कम कर दिया हर जगह से, जो भी चीजें हैं। जो सरकार का ये था पॉलिसी कि गोल्ड कम खरीदे लोग, ताकि उनका रुपया कमजोर ना हो, इस पॉलिसी से। लेकिन लोग ईटीएफ खरीद रहे थे। जब ईटीएफ खरीद रहे थे, तो ईटीएफ जो आप खरीदते हैं तो आपको गोल्ड जमा करना पड़ता है उसके एवज में। तो गोल्ड खरीद रहा था म्यूचुअल फंड वाला, तो उससे मामला फिर उधर एक एक चैप्टर खुला हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उसको भी बोला होगा। उसके बाद वो टाइटनेस हुआ है, जो जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो चलता रहेगा, नया नहीं ले रहे हैं और कोई बड़े लमसम पे नहीं ले रहे हैं। क्योंकि गोल्ड के जो कमिंग को जो है ये करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, ताकि रुपया को बचाया जा सके। और दूसरी बात, जो सरकार जो ये चीजें देख रही है ना, अब देखिए गोल्ड जो भी है, अब सरकार अगर पूरा सिस्टम बना रही है जो गोल्ड पे काम कर रही है, अगर सुचारू रूप से काम कर लिया। चाइना में क्या है कि चाइना में अगर गोल्ड का बार और सिक्का जमा करते हैं, तो आपको वहां का बैंक जो है आपको एक मामूली इंटरेस्ट भी देता है, 1% 2% टाइप का इंटरेस्ट देता है, और उसके जरिए जो है लोग जमा कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो गोल्ड जो है फिर इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। अभी गोल्ड जो है इकोनॉमी का पार्ट है नहीं, ज्वेलरी को छोड़कर, ज्वेलरी नहीं। तो ये गवर्नमेंट जो ये चीजें देख रही है कि गोल्ड बार और तमाम चीज जो सिक्के पड़े हुए हैं लोगों के घरों में, अगर वो मॉनिटरिंग सिस्टम से, मान लीजिए कि अभी हमारे आरबीआई के पास 880 मीट्रिक टन है गोल्ड, वो जो है बहुत कम है एक तरीके से आप देखें तो। और अगर सपोज कि जितना बार क्वाइन ये तमाम चीज जो है, ये जैसा बताया जा रहा है कि 32,000 मीट्रिक टन के आसपास गोल्ड है लोगों के पास, महिलाओं के पास, तमाम चीजों के पास, मंदिर के पास। तो इसमें से मान लीजिए कि अगर 3,000 मीट्रिक टन गोल्ड भी, बार और सिक्का अगर सरकार के सिस्टम में आ गया, और सरकार उसको मॉनिटर कर ली, और सरकार बोली कि भाई आप जमा करो, हम आपको ब्याज देंगे बदले में, ठीक है। अब गोल्ड बार में तो कुछ होता नहीं है, जैसे कि हम भी गोल्ड जो जमा करते हैं लंदन के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा करते हैं या तमाम जगह जमा करते हैं, तो जमा करते हैं, जब हम मांगते हैं तो हमें वो बार दे देता है वापस, जैसे हमने मंगाया तो ले लिया। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट बोलेगी कि जब आप, जैसे हम दूसरे दुनिया में जमा करते हैं, आप हमारे पास जमा कर दो, हम आपको उसके बदले में 1% 2% इंटरेस्ट देंगे, और जो है, और वो आपके पास पड़ा रहेगा, जब आपको चाहिए होगा आप ले लो। सरकार की जो सोच होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस कदम पे होना चाहिए। और ये अगर हो जाएगा तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे पास अगर 3,000 मीट्रिक टन गोल्ड आ गया, कि आरबीआई उसमें तो कर सकती है कि भाई ये गोल्ड जो है बैंक के चेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ये इकोनॉमी का पार्ट हो गया। तो हमारा जो रुपया है जो 96 पे संघर्ष कर रहा है, वो वहां से गिरकर जो है 70 60 70 रुपये पे आ जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा हमारा रुपया। तो ये जो, और ये गोल्ड जो पड़े हुए हैं लोगों के घरों में फालतू पड़े हुए हैं, कोई तो पहनता है नहीं आजकल, जो है वो ज्वेलरी में पड़ा हुआ है, लॉकर में पड़ा हुआ है, तमाम जगहों पे पड़ा हुआ है। तो आप ज्वेलरी को तो आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन जो सिक्का विक्का जो है, और सिक्का इस समय सिक्के उक्के बहुत खरीदे गए हैं। जो आप एमएमटीसी से ही देखिए, जो सिक्का जो खरीदा जाता है धनतेरस के दिन जो है जम के खरीदा जाता है, वो रिकॉर्ड भी आता है। तो वो सिस्टम में लाना जरूरी है, और मेरा मानना है कि बिल्कुल इस सिस्टम में आना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आपका आपका गोल्ड लेकर सरकार भाग नहीं रही है, उस सिस्टम में आप ले आइएगा तो इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं इसमें गोल्ड के लिए। अगर अमेरिका का इकोनॉमी मजबूत है तो उसका 8,183 टन मैट्रिक टन गोल्ड है उसके पास, तो वो उसको मजबूती देता है। तो उसी तरीके से, या बाकी जो दुनिया के, जो यूरोप का जो है, यूरोप के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे फुकरे कंट्री हो गए हैं, लेकिन गोल्ड है, उसकी करेंसी मजबूत जो है। आप देख लीजिए कौन सा इकोनॉमी जो है हमारे इकोनॉमी के सामने अब टिक पा रहा है। एक तरीके से देखिए, अब इंग्लैंड और जर्मनी को छोड़ दीजिए, सारे यूरोप का हालत खराब है पूरी तरीके से। लेकिन है गोल्ड, पहले का गोल्ड जमा किया हुआ है, उससे अपने करेंसी को मजबूती दिए हुए वो। ये चीज, ये खेल चाइना समझ गया है, ये खेल रसिया समझ गया है। सरकार को खरीदना अब मुश्किल है, अब खरीदेगी कहाँ से सरकार? खरीदेगी तो रुपया कमजोर होता चला जाएगा। उस जो अंदर इन किया हुआ है उसको धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा होगा, ये हमको लग रहा है। किसी दिन देखिएगा मोदी जी का 8 बजे आह्वान होगा इस चीज को लेकर, मतलब आज चाहे 6, जिस दिन तैयारी पूरी हो गई उस दिन आह्वान करेंगे कि भाइयों जमा करो, देश के नाम पे आपको पैसे देंगे हम, उसमें से जो बैंक में जैसे आपका पैसा जमा रहता है सेविंग अकाउंट में, जैसे आप पैसे जमा करते हो वैसे गोल्ड जमा करो, जैसे आप पैसे निकाल सकते हो जब मन चाहो वैसे गोल्ड निकालो जब मन करे। ये आह्वान किसी ना किसी दिन होगा, और उस दिन इकॉनमी बाउंस करेगी। और जो डेवलप कंट्री वाला जो 2047 का जो सपना है इनका,
ये 47 का सपना कोई ऐसे पूरा नहीं होगा जीडीपी ग्रोथ से। उसके लिए 10 का जीडीपी ग्रोथ चाहिए, यहाँ 7 का जीडीपी ग्रोथ है, 3 का गैप है। और तब तक वर्ल्ड का इकोनॉमी भी ऊपर चला जाएगा। जो 15 जो बना बता रहे हैं कि 15,800 समथिंग जो है वो पर कैपिटा होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री के लिए, तो वहां जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वो खिसक कर 20,000 पे चला जाएगा। लेकिन गोल्ड अगर आ जाएगा तो वो 47 का भी सपना पूरा हो सकता है। मोदी जी के आह्वान की बात तो सर आपने कर दी, लेकिन वही जो मैंने पहले भी कहा था और जो आरोप भी सरकार के ऊपर लगता रहा है कि गवर्नमेंट अब आपके घर में रखे हुए जो सोना है उसके ऊपर भी सरकार की नजर है, और वो किसके पास कितना सोना है ये निगरानी में अपने रखना चाहती है। मैं सर गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 का यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी, जब भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि घरों में जो सोना रखा हुआ था उसकी जो मिल्कियत थी वो ही बदल दी गई थी, और बाकायदा ये एक्ट आया, लागू इसे किया गया, और सरकारी नियंत्रण में कई सालों तक जो सोना था वो रहा। तो क्या स्थिति इतनी विकट देश की हो चुकी है कि मोदी जी को ये आह्वान सुबह उठ के आके करना पड़े कि अपना सोना सरकार के पास रखवा दो और हम तुमको उसके बदले में ब्याज देना शुरू कर देंगे? क्योंकि वो जो दौर था जिसका मैंने अभी जिक्र किया और जिस मैंने एक्ट की बात की है, गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968, ये तब देश का बड़ा बड़ा बुरा दौर चल रहा था। क्या अभी भी अर्थव्यवस्था उतने ही संकट में है? नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है हमारा। अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था में 7% का ग्रोथ है जो है इस बार, और 7% का ग्रोथ जो अभी प्रोजेक्शन दिया गया है कि 7.1% का ग्रोथ रहेगा तेल संकट तमाम चीजों के बावजूद। लेकिन मान लीजिए चलिए गवर्नमेंट के इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन 6.6% से कोई इकॉनमी नीचे हिलने वाली नहीं है। इकॉनमी मजबूत है, इकॉनमी में कोई दिक्कत नहीं है हमारे, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो 60% हमारा अपने घरेलू चीजों से है। तो वो घरेलू चीज के लिए डिमांड सब बना रहेगा। तो अब 68 वाली बात वो रहने दीजिए, उसमें वो नहीं होगा। लेकिन गोल्ड को लेकर जो चीजें हैं आगे डेवलप वाला, और जो तमाम बात हम जो आपसे कह रहे थे उस चीज को होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका में भी यही किया गया था। अमेरिका में जो जो बैंकों ने जब 1932 में तो उसने कर दिया कि गोल्ड वापस करो, $22 लो, गोल्ड वापस करो। तो जो है बैंकों में जमा करने लगा था जो भी चीजें थी। उसके बाद से जो है एक निकाला गया था, वहां पे नोटिस निकाला गया था। फिर बाद में जब $32 पे जो किया गया था तो उसमें कहा गया था कि दुनिया के तमाम लोगों को कहा था कि आप $32 लेकर आइए और 1 आउंस गोल्ड लेकर जाइए। तो ये गोल्ड को लेकर जो देखिए अमेरिका में भी हो चुका है, तमाम जगह हो चुका है। अब 1968 वाला जो है वो उसका देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसमें खबर भी आई थी कि वो फेक खबर है कि क्या खबर है। तो उसका ऑथेंटिसिटी एक बार हम चेक नहीं कर पाए थे, तो उसको देखने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन स्थिति वो नहीं है। ये सोच रहे हैं, देखिए ज्वेलरी 2 प्रकार का है गोल्ड। एक एक जो जो झुमके हैं, चूड़ियां हैं, बाला है, जिसमें जो आभूषण है उसमें महिलाओं का कब्जा है। उसमें मोदी जी हाथ नहीं डाल रहे हैं, कोई नहीं डाल सकता उसमें, घर का पुरुष भी नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। तो उसको भूल जाइए। जो मोदी जी की जो नजर होगी इस समय वो बार और सिक्कों पे। बार और सिक्का जो है वो पुरुष के अधिकार में रहता है। अब घर में एक ही गोल्ड है, ज्वेलरी जो है वो बीवी के अधिकार में है, और बार और कॉइन जो है वो हस्बैंड के अधिकार में। उनको मतलब नहीं रहता है कि कॉइन है कि नहीं है, कॉइन से कोई इमोशन नहीं है। आप उसको बोलिएगा कि घर में कि भैया हमको 20,000 रुपया चाहिए, जरा तुम वो जरा वो दे दो, नाक का नथ दे दो, हम उसको बेच देते हैं, या झुमका दे दो, हाँ। तो मना कर देगी। लेकिन वो बोलेगा कि हमें एक कॉइन बेचाते हैं, हाँ हाँ बेचाओ कॉइन। तो कॉइन कॉइन और बार जो है वो पुरुष का है, तो उस पर मोदी जी की नजर है। मुझे जो लग रहा है इस समय, और वो नजर कोई गलत नहीं है, वो नजर अच्छी नजर है, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी में जाएगा कहीं ना कहीं से। मतलब हम ये नहीं, कोई गवर्नमेंट का पिट्ठू नहीं है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्र हित में जो चीजें पड़ी हुई है वो चीज जो है इकोनॉमी के अंदर आना चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिए कि आप बैंक में जो पैसे रख देते हैं, जब सेविंग अकाउंट में से ही ऐसे ही छोड़ दिया आपने, एफडी भी नहीं किया, हर तरह का है, एक तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए, जो भी है, अगर वो भी नहीं किया स्टेज में, और आपने एफडी भी नहीं किया और सेविंग पे छोड़ दिया, तो वो पैसा क्या है? वो पैसा आपका यूं ही पड़ा हुआ है। अब उस पैसे का कोई यूज तो हो नहीं रहा है, आपको रिटर्न मिल नहीं रहा है। आपका पैसा धीरे धीरे, एफडी कम से कम इन्फ्लेशन को मीट करता है, तो आपका पैसा जहां है वहीं पड़ा रहता है। ये तो इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर रहा है सेविंग में, तो आपका पैसा माइनस पे जा रहा है। तो 1 लाख जो है वो घट के 96,000 हो रहा है। तो ये चीज, हालांकि गोल्ड में ये बात नहीं है, लेकिन गोल्ड में सरकार की तरफ से पहल होगा कि आप इकोनॉमी का पार्ट बनाइए उसको। गोल्ड और सिल्वर आप इन फ्यूचर कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। सर गोल्ड से शुरुआत करते हैं, ऊपर में कहाँ तक जाता हुआ आप देख पा रहे हैं,
और जो सबसे ज्यादा डर लोगों को लग रहा है कि टूट कर कहाँ चला जाएगा, मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ कि $3500 तो नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहले टूट कर जाता हुआ कहाँ देख पा रहे हैं आप सोने को? देखिए, टूट कर अगर 4000 के नीचे गया, देखिए 4000 बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन है। 4000 के नीचे अगर गया और सारे कारक ऑन हो गए, कारक ऑन में क्या हो जाएगा कि जो है तेल की कीमत फिर भाग जाए, डॉलर फिर मजबूत हो जाए, बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग जाए और उस पे से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे लाकर, अगर ये चारों फैक्टर आ गया तो फिर ये 3600 तक जा सकता है। 4000 से 2600 तक? मतलब टूट के जाएगा और तुरंत बाउंस कर जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्लैश होगा वो, उसमें तुरंत पैसे आ जाएंगे, वहां पे एंट्री कर जाएगा पैसा, बहुत तेज एंट्री हो जाएगा। लेकिन ये चारों कारक ऑन होना अब मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहां से जो चीजें हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। ठीक है, तेल संकट बना रहेगा, तेल संकट खत्म होने में अभी 6 से 8 महीने लग जाएंगे, लेकिन 120 का तेल नहीं होगा, तेल 90 का होगा, तेल 95 का होगा। 100 से जो नीचे रहेगा तेल, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। अगर 100 के ऊपर बना रहेगा तब गोल्ड को नुकसान करेगा। तो जो भी है, गोल्ड जो है अब जहां भी देखें अभी बॉटम के आसपास ही मूव करता हुआ दिख रहा है इस समय। मतलब $200 ऊपर, $200 नीचे, अब इसको कह लें तो उसके आसपास है। सिल्वर जो है वो अपने जो है अपना बेस बना चुका है 60 वाले रिजीम पे। तो सिल्वर में देखिए, इकोनॉमी में गिरता है, चढ़ता है, सब चला रहता है। तो सिल्वर यहाँ से हो सकता है कि बहुत जबरदस्त कभी कोई ऐसा कारक एक्टिव हो गया तो 60 के नीचे चला जाएगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा, वहां से तुरंत बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये दोनों मजबूती है। और आने वाला जो समय है वो गोल्ड का जो है बहुत ही ब्राइट समय है, क्योंकि जैसा कि हमने चाइना इकोनॉमी और तमाम चीजों को बोला, वो हम इस परसेंटेज पे नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कि ब्राइट है कि इसका मतलब कि डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 15 साल का जो एवरेज हम देखते हैं 2011 से लेकर 2026 तक, तो गोल्ड का रिटर्न जो है वो 9% कर रहा है एवरेज जो है। और गोल्ड का 9% बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में इसने आखिरी 3 साल में इसने जो है अभी रिटर्न दे दिया है लगभग 36% के आसपास का दिया है, वो भी पार्ट है। तो जो सिचुएशन जिस तरीके से है अभी, जो जो गोल्ड का जिस तरीके से क्राइसिस होगा, चाइना का जो डिमांड है, अमेरिका का जो ये है, तो मेरे ख्याल से कि अगले 15 साल में गोल्ड का जो एवरेज CAGR जो है वो 10 से 12% के बीच होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो है 12% अगर आ गया तो बहुत जबरदस्त CAGR है, बहुत ही शानदार वो चीज हो गया। तो उस हिसाब से आप CAGR कैलकुलेट करके आप आदमी रेट सोच सकता है। तो ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर, ये सब कहानियों में होगा, ऐसा होगा नहीं। सिल्वर में जो है, सिल्वर का 15 साल का जो रिटर्न रहा था वो 12% का रहा था, और आखिरी 3 साल में 56% का उसने रिटर्न दिया। तो आप वो पूरे चंक का होता है, आप उसमें एक चंक को जोड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लंबा समय रहता है। तो जो 12% का जो रिटर्न दिया है, और सिल्वर का जिस तरीके से डिमांड सप्लाई है, जो डिमांड उसका आएगा, जो सप्लाई है, और सप्लाई में जो सबसे बड़ा उसका जो एक फैक्टर है वो जंक सिल्वर है। जंक सिल्वर क्या है कि जो लोगों के घर में पड़े हुए हैं, फालतू हैं, उसको रिफाइन करने का भी व्यवस्था नहीं है, 7,000 मेट्रिक टन के आसपास का व्यवस्था है। वो व्यवस्था बढ़ेगा तो जंक सिल्वर का सप्लाई बहुत जबरदस्त ढंग से आएगा। तो इसलिए सिल्वर का जो रिटर्न है वो मुझे लगता है कि जो 12% का जो एवरेज रहा है, उसी 12% को उसको मेंटेन करना चाहिए। 12 से कोई ऐसा 20% जाता हुआ दिख नहीं रहा है CAGR के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे महंगा होता जाएगा सिल्वर, जंक सिल्वर वो आता रहेगा जो पड़े हुए हैं। और सिल्वर की है मात्रा संख्या ज्यादा, सिल्वर जो है 17,50,000 मेट्रिक टन के आसपास है, 8.5 लाख मेट्रिक टन खपत हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। 8.5 लाख मेट्रिक टन मार्केट में है, जिसमें से 2 लाख 2.5 लाख मेट्रिक टन मिसिंग है, 6 लाख मेट्रिक टन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो चीज है। गोल्ड के साथ कहानी क्या है कि गोल्ड में जो है आपका 32,000 मेट्रिक टन भारतीय महिलाओं के पास हो गया, बाकी बैंकों के पास 37,000 मेट्रिक टन है, तो ये आपका 70,000 मेट्रिक टन हो गया। चाइना के पास जो है 20-21,000 बोला जा रहा है सब कुछ मिलाकर, तो वो हो गया, तो 90,000 मेट्रिक टन के आसपास हो गया। और बाकी जो है गोल्ड में जो है 56,000 मेट्रिक टन आएगा। तो गोल्ड कम है मात्रा में, सिल्वर का जो 12% का जो CAGR है वो मेंटेन रहेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है कि गोल्ड जो है ज्यादा मजबूत रहेगा सिल्वर की तुलना में। क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने लास्ट 2 ईयर में जैसे देखा है सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है, तो वो अब आगे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सिल्वर आउट परफॉर्म नहीं करती दिखाई देगी गोल्ड को? गोल्ड के साथ कहानी क्या है कि गोल्ड जो जाएगा बैंकों के पास, सेंट्रल बैंक खरीदेगा।
अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो जो बैंकों के पास जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन आएगा तब भी उसमें कम ही आया, कोई ऐसा नहीं कि सब लोग बेच दिए, थोड़ा ही बेचा गया तो वो है। और अभी खरीद भी रहे हैं, जो अभी खरीदारी देखी जा रही है, अच्छा खासा खरीदारी हो रही है। अभी जब जब रेट गिर रहा है 3-3 टन 4-4 टन इस टाइप से खरीदारी कर रहे हैं। तो वो गोल्ड में कि सेंट्रल बैंक के पास जाएगा वो निकलेगा नहीं, लोगों के घरों में जाएगा वो निकलेगा नहीं, खासकर महिलाओं के पास जो जाएगा। तो गोल्ड निकलेगा मार्केट में कम, और गोल्ड है कम। सिल्वर के साथ क्या है कि सिल्वर जो है 50% क्षय हो रहा है जो है इंडस्ट्री में, वो नहीं लौटेगा। लेकिन जो बाकी 50% है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एग्जिस्ट करता रहेगा। तो वो एग्जिस्टिंग के कारण जो है उसका सप्लाई जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा गोल्ड की तुलना में। तो इसलिए मेरे ख्याल से, मुझे लोग सब ये कह रहे हैं कि सिल्वर जो है बाउंस कर जाएगा, लोग कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 1:30 हो जाएगा, कोई बोल रहा है 12 हो जाएगा, कोई 14 बोल रहा है। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि गोल्ड ज़्यादा मजबूत रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अगले 10 साल की कहानी बता रहे हैं, 2 साल 3 साल की कहानी नहीं, 2-3 साल में कुछ भी हो सकता है, उठापटक हो सकता है, तमाम चीज़ हो सकता है। अब सोलर पैनल में डिमांड बढ़ेगा सिल्वर का, नो डाउट। ईवी में डिमांड बढ़ेगा, इस जगह पे 2 जगह से डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन जो हम आपको बताया कि जंग सिल्वर बहुत जबरदस्त मात्रा में 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास जंग सिल्वर है। तो वो बिकने के लिए जैसे जैसे आएगा, और वो आ रहा है, उसका बायर नहीं है इसमें। अमेरिका में देखा गया है कि 4 लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, एक बायर है, क्योंकि अभी उसको रिफाइन करने की व्यवस्था है नहीं, कि रिफाइनरी का कैपेसिटी एक लिमिटेड है। तो रिफाइनरी का व्यवस्था जैसी ही होगा वो एक प्रचुर मात्रा में आ जाएगा। और 10 साल काफी होता है टेक्नोलॉजी को चेंज होने में, तमाम चीजों के लिए। तो उस हिसाब से चीजें हैं, तो ये बात है। कॉपर का भी डिमांड रहेगा, कॉपर का डिमांड प्रचुर मात्रा में आएगा, क्योंकि कॉपर के साथ कहानी यह है कि जिस तरह से एआई डाटा सेंटर बढ़ रहा है वो हो गया, प्लस कार जो है अभी 25% जो है ईवी गाड़ियां हैं, जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है 2/3 हो जाएगा। तो कॉपर बहुत ज़बरदस्त लगता है, बाकी गाड़ियों से 4 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। डाटा सेंटर में बहुत ज़बरदस्त कॉपर लगेगा, तो कॉपर का डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन कॉपर में कहानी क्या हो गया कि पाइलअप बहुत ज़बरदस्त हो गया है, अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त पाइलअप कर लिया है। क्योंकि जब टैरिफ बढ़ने वाला था तो उस चक्कर में अमेरिका की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो गई थी, चाइना का पूरा वेयर हाउस खाली कर दिया था, तो उसने जमा कर लिया था। फिर चाइना ने क्या किया, ज़बरदस्त ढंग से कॉपर डेवलप किया। तो कॉपर जब आ गया उसके पास, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रचुर मात्रा में आ गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड को उसने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से फिर मतलब चाइना जो है कॉपर को जब प्यूरिफाई करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। बाकी दुनिया में जितना भी जगह है वहाँ पे कॉपर को प्यूरिफिकेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो दोनों के जो है नेचर में चेंज, तो सल्फ्यूरिक एसिड पे उसने डंडी मार दिया चाइना ने, और हॉर्मूज के कारण भी सल्फ्यूरिक एसिड उस तरह से मार्केट में आया नहीं। तो वो कॉपर का एक एक क्राइसिस उभरने लगा है, जो कि 2029 के बाद तेज हो जाएगा। 2029 तक कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बाद तेज होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीजें। मैं रॉबर्ट कियोसाकी का जो हालिया ट्वीट है उसके ऊपर भी आपसे टिप्पणी चाहती हूँ सर, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी तो हमेशा ही गोल्ड सिल्वर खरीदो, बहुत ऊपर जाएगा, अफलातूनी उनकी तरफ से हमेशा एक टारगेट दिया जाता रहा है। लेकिन ऐसा शख्स जो हमेशा सोने चांदी को ऊपर ही जाता हुआ देखता रहा है, अब उसकी तरफ से भी अगर ये कह दिया जाए कि सोने और चांदी में निवेश को लेकर आप सावधानी बरतिए, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन जैसे वो हमेशा खरीदने की सलाह देते हैं, अब उसमें भी वो कह रहे हैं ध्यान रखिए, किसी की बातों में आप निवेश मत कीजिए, आप धोखा खा सकते हैं, आप फंस सकते हैं। तो वो शख्स जो हमेशा सोने चांदी में तेजी देख रहा था, अब अगर वो भी ये कह रहा है कि सावधानी बरतिए, तो ये क्या भविष्य के लिए कोई बड़े संकट की ओर आगाह वो कर रहे हैं? क्या बहुत ही फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है सोना और चांदी मार्केट्स में? रॉबर्ट कियोसाकी फालतू आदमी है, उसको कोई वो नहीं है, पता नहीं रिच डैड पुअर डैड कैसे उसने किताब लिख दिया, पता नहीं खुद भी लिखा है या किसी से लिखवाया है। पैसे देके भी लिखवाते हैं ना, आप हमारे दिल्ली में बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग किताब छपवाते हैं, वो पैसे देकर छपवा देते हैं। तो वो आप पता नहीं उसने खुद लिखा है कि किसी और से लिखवाया है। क्योंकि अब उसका जो है जो यूट्यूब चैनल है उसमें शायद 20 लाख या 22 लाख सब्सक्राइबर हैं, और जो वीडियो डालता है उसको 300 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं। तो आप इतना कम कोई नहीं देखते होंगे, जो उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करता है कि उसके इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। मुझे जो है वो निहायत ही बेवकूफ आदमी लगता है, तो इसलिए मैं उसके बात में नहीं। हाँ, रे डैलियो साहब अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बात का ध्यान दीजिए। रे डैलियो साहब बोलते हैं, जो है वो आपका जो मॉर्गन का जो सीईओ है वो बोलता है, तो उसके बात का ध्यान दीजिए। ये दोनों सीरियस आदमी हैं,
इसका बात का ध्यान मत दीजिए। एक पीटर स्विफ्ट भी बोलते हैं, वो भी आलतू फालतू बोलते हैं, उसने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छा है, उसने प्रिडिक्शन दिया था। लेकिन ये क्या होता है क्या कि जैसे जर्नलिस्टों में हो जाता है ना कि आप जो है एंटी मोदी हो गए, प्रो मोदी हो गए। अब जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी जर्नलिस्ट है, अगर मोदी कोई अच्छा काम कर दे तो भी उसको गंदा बोलेगा। अब और अगर राहुल कोई गंदा काम कर दे तो भी उसको बुरा नहीं बोलेगा। तो इस तरह का जो मापदंड हो जाता है पत्रकारों में, उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट में हो गया है कि अब जो ट्रम्प के एंटी में है तो ट्रम्प का ही जैसे वो करेगा। अब उसमें पीटरशिप का मैं देख रहा था कि जॉब जो मात्रा बढ़ गया था, 1,72,000 जब हो गया था, 85,000 का था, तो वो कह रहे थे कि फर्जी है, ये डाटा फर्जी है। अरे इकोनॉमिस्ट है तो रिसर्च करो। अगर 1,72,000 आया है, बोलने से नहीं होता ना, फर्जी है फर्जी है, डाटा के साथ करो। तो अब उसको उसको मैंने किया, वो अमेरिका का है, मैंने यहाँ बैठ के स्टडी किया कि भैया क्यों बढ़ गया है। तो पता चला कि वहां पे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है 19 जून से, जो है वो फुट 1 महीने का वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप के लिए स्टाफ की जरूरत है, होटलों में बिजी होएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ लाया गया, उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ लाया गया, तमाम चीज। तो उससे पता चला कि वर्ल्ड कप के कारण पूरे वर्ल्ड में 8,32,000 नौकरियां क्रिएट हो रही है। तो उसके कारण अमेरिका में भी जो नौकरियां क्रिएट हुई, उसके कारण वो 1,72,000 हो गया। तो आप उस दलील के साथ देंगे ना कि हाँ, अब फिर क्या होगा कि वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो वो नौकरियां चली जाएंगी, कुछ एक उसमें बचेगा। लेकिन जो है ज्यादातर जो 25%, 30% वहां से निकल जाएगा वो नौकरी, तो वो नौकरी का आंकड़ा कम हो जाएगा। तो आप दलील के साथ, आप नहीं वो ट्रम्प ने झूठा दिया है, झूठा दिया है, तो उस तरह से बोलने से नहीं होता है। तो ये जो है, आप रे डेलियो साहब को हम सुनते हैं, उस गंभीर आदमी है, तथ्यों के साथ चीजों को पेश करते हैं, बढ़िया है। वो एक बढ़िया जो है, साथ में एक का नाम मैं भूल गया, वो जो है उसका भी बड़ा जबरदस्त रहता है, उसकी एक किताब थी बड़ी फेमस है, नाम ही मैं भूल गया। उनका भी बड़ा रिव्यू अच्छा होता है। इसको रॉबर्ट कियोसाकी को सीरियसली मत लीजिए, ऐसे ही है, जो है फालतू ठीक आदमी है। है। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे सीरियसली क्या लेना है। अगर मेरा वो व्यूअर जो आपको देख रहा है, जो गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में काम करता है, तो वो सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर पैनी नजर रखे जो उसको घाटे से बचा सकता है? क्या ट्रम्प के ऊपर नजर रखनी है? क्या खबरों के ऊपर नजर रखनी है? क्या युद्ध ड्रिवन ही मार्केट है? क्या किसी दूसरी तरह की न्यूज है? क्या हम वो जो डॉलर इंडेक्स देखते हैं उसके ऊपर इस समय हमें सबसे ज्यादा नजर रखनी है? कहां पर आंख गड़ा कर बैठे रहें कि नुकसान कम हो? उनको खुद पे काम करना होगा, अपने माइंड सेट पे नजर रखनी होगी। क्योंकि जो आदमी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसका माइंड सेट है, कि वो उस चीज को नुकसान करता है। अब मान लीजिए कि सपोज कि जैसे एक ही आदमी है, एक कमाता है, एक एक नुकसान करता है, क्यों? पैसा तो दोनों के पास बराबर है। सोच, माइंड सेट। अब मान लीजिए कि कोई गोल्ड सिल्वर पे लगाया पैसा, ठीक है, नीचे गिर गया मार्केट। एक तो लगाने का तरीका होता है कि भैया आप लगाओगे कहाँ, जब बिल्कुल हॉकी स्टिक बन जाएगा तो वहां थोड़ी लगाओगे, लगाने का तरीका होता है ना। अब जब 200 डे मूविंग एवरेज हो जाएगा तो डर जाओगे कि नहीं भैया ये नहीं। तो उसमें आपको सोच बदलना पड़ेगा, आपको अपनी, और आपकी हर आदमी के अंदर ये सोच है, लेकिन उसको उस जगह पे नहीं लगा पाता। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, जब सेल लगा रहता है तो कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जो है उसमें नहीं, अमूमन जो है सेल में ही कपड़े खरीदते हैं। जो है रिच क्लास को अगर छोड़ दिया जाए, मिडिल क्लास तो वहीं पे खरीदता है। लेकिन जब शेयर बाजार में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जब सस्ते में है, मान लीजिए सेल पे लगा हुआ है, तो आप उसको नहीं खरीदते। आप मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट जो सेल पे लगा हुआ रहता है, उसको आप खरीद लेते हैं जाकर मार्केट में। और वो कंपनी का शेयर जब सेल में है, मतलब डिस्काउंट में है, वो गिरा हुआ है, उसका फंडामेंटली सब स्ट्रांग है। क्योंकि एक ही चीज 52 वीक हाई होता है, एक ही चीज 52 वीक लो होता है, चाहे गोल्ड सिल्वर हो चाहे शेयर हो, उसको होना ही है। तो जब हाई होता है तो वहां आपको बेचने का होता है या चुपचाप बैठने होने का होता है, आपका होराइजन कैसा है वैसा। और जब लो होता है तो आपको खरीदने का है। लो का एक ही रूल है कि खरीदो, और हाई में अगर आप छोटे होराइजन के तो हाई में बेचो, लो में खरीदो, और नहीं तो लो में खरीदो चुपचाप बैठो। अगर लंबे होराइजन को, तो लोग करता है उल्टा, लोग करता है हाई में खरीदता है, लो में जाकर बेचता है। ये जो 750 करोड़ जो बेचा है ईटीएफ में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 95% आदमी नुकसान पे बेचा होगा। 95%, मतलब 95 क्या 99%। जो फायदा वाला वो बेचा ही नहीं होगा। बेचने का मतलब ही नहीं हो, जो जो
सीरियस कैंडिडेट होगा तो ज्यादातर लोगों ने नुकसान पे बेच दिया होगा। तो ये जो है उसको कहीं काम नहीं करना है, उसको दो ही चीज पे काम करना है कि जिस चीज का आप सिलेक्शन कर रहे हो वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। गोल्ड सिल्वर में तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, गोल्ड सिल्वर तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही है। उसके लिए तो कोई आपको उसका ना पैरामीटर देखना है, ना उसमें एफ देखना है, ना डी देखना है, ना उसमें पब्लिक का होल्डिंग देखना है, ना प्रोमोटर का होल्डिंग देखना है, ना कंपनी का प्रॉफिट देखना है, ना मार्जिन देखना है, ना कैश फ्लो देखना है। गोल्ड सिल्वर में तो कुछ नहीं देखना। गोल्ड सिल्वर में देखना है नेचर का फ्लो, नेचर और डिमांड सप्लाई, दो ही चीज देखना है। और कारक। तो गोल्ड सिल्वर को भी डर जाता है आदमी, और गोल्ड सिल्वर को भी जाकर लोग में ऊपर खरीदता है और फंसता है। अब गोल्ड सिल्वर में भी तो चूंकि मनी सप्लाई आया है जो, तो गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेडिंग होने लगा ना, तेज होने लगा, तमाम चीज होने लगा। तो आप पहली वाली बात तो रही नहीं। वो चीज आप शेयर्स में क्या होता है कि शेयर में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीदना है, तो आप कुछ भी शेयर्स खरीद लेते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, एक कोई एआई कंपनी का शेयर आया था, आर से नाम था, कुछ था, भूल गया मैं उसका नाम। उसके पास 2 या 4 स्टाफ थे, उसका शेयर जो है डेली अपर फ्रीज मार रहा है, अपर फ्रीज मार रहा है। अब वो उसका मालिक आ गया बाहर, और मालिक बोला भाई हम लोग कुछ नहीं, हमारे पास 2 स्टाफ है, 4 स्टाफ है, हमारे शेयर को मत बढ़ाइए आप लोग, हमारे पास नहीं है, हम अभी एआई में कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा सोच है। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, डेली अपर सर्किट, डेली अपर सर्किट, और भाग गया। कितना जो है मतलब कई हजार % ऊपर भाग गया वो। और उसके बाद से जब फिर लोगों ने उसमें बेचना शुरू किया, एक प्लेयर लेके भाग रहा होगा तो पब्लिक फंसी, तो डेली लोअर फ्रीज, डेली लोअर फ्रीज। अब वो मालिक डर रहा था कि मेरा कंपनी ना बंद हो जाए, तो वो आके ऐलान कर रहा था। तो ये कहानी है। अब राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ देखिए, जो है 15 लाख करोड़ का जो सेबी आया है, हालांकि वो कह रहा है कि गलत आंकड़ा है, तमाम चीजें, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अरे कोई बेस तो देखोगे, उसका देखोगे तो सही कि वो डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तमाम चीज। लोभ से जो है आप खरीदे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो ये आदमी को कहीं काम नहीं करना है, आदमी को अपने माइंड सेट पे काम करना है, जो कि कर नहीं पाएगा। जो 1, 2 या 3% लोग कर पाते हैं वो कमाते हैं, बाकी लोग गंवाते हैं। अब सर चलते चलते फिर, क्योंकि शेयर मार्केट की बात हो ही गई है, तो मार्केट किधर जाता हुआ आप देख रहे हैं। शुरुआत में ही आपने कहा कि इंडियन मार्केट ही डाउन जा रहा है, बाकी पूरे वर्ल्ड मार्केट की हम अगर बात करें तो ज्यादातर हाई, इनफैक्ट इतने युद्ध के बीच में हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स ऑल टाइम हाई रहे। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ जाता हुआ आप देख पा रहे हैं? मार्केट बहुत शानदार रहेगा, बहुत जबरदस्त। हमें तो इतना बड़ा फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। मेरे पास तो अगर भरपूर पैसे रहते तो भरपूर मैं खरीदता इस समय। जो है बहुत ही जबरदस्त मार्केट है, क्योंकि दुनिया का तमाम मार्केट भागा है, सिर्फ हम नहीं भागे। और हर मार्केट में यूफोरिया हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा कि जापान का मार्केट भागा 90 में, और उसको जो है 33 साल लग गया उस चीज को तोड़ने में। इतना तेज भागा था कि यूफोरिया क्रिएट कर दिया गया था, जो 2023 में आकर तोड़ा। चाइना का मार्केट 2007 में 5,500 पे गया था, अभी 4,000 के आसपास है संघाई। और अभी भी वो अपने पिक को नहीं तोड़ पाया है, वहां से लगभग जो है वो 30% नीचे है। सेम क्या हुआ, अभी भागा कौन सा मार्केट, अभी भाग गया आपको ताइवान का मार्केट और कोरिया का मार्केट। यूफोरिया क्रिएट हो गया है। अब ये जब मार्केट गिरेगा, इनको 10 साल लग जाएंगे उस जगह पे पहुंचने में। और आपको लिख के दे देता हूँ, दोनों मार्केट जितना इसको एफआईज अभी उठा उठा के लेके जाएगा, और उसके बाद, और वहां लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं जमकर, जो है ना, गाड़ियों का सेल बढ़ गया है, तमाम चीज बढ़ गया है, वो सब ईएमआई देना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। 150% मार्केट बढ़ना छोटी बात नहीं होती है। वो हो गया। तो ये क्या करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो मार्केट में इस वक्त, अभी देखिए चाइना में अब क्या हो गया, एफआईज के लिए रूल रेगुलेशन बहुत टाइट कर दिया गया, क्योंकि उसके मार्केट को जो चूना लगा के भागा 2007 में, वो अभी तक जो है वहां तक पहुंचा नहीं है। तो भारत में क्या है कि जो इन लोगों ने एफआईज ने बेचा जमकर, 3 लाख करोड़ तो बेच दिया इस साल के अंत में, इस साल तक में, जो अभी 6 महीने भी नहीं हुए। 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ पिछले साल बेचा, सितंबर से 1.25 लाख करोड़ के 8 लाख करोड़ बेच चुका है, 8 लाख करोड़। और उसके बाद मार्केट कितना गिरा, 8 से 9%। राइट। इसमें एफआईज ने 14 लाख करोड़ रुपया डाल दिया, लोगों का पैसा। तो जो लोगों का पैसा आया है तेज, वो जो इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड वाले, वो सब ब्रिलियंट जो है इन्वेस्टर हैं, उनको अपने म्यूचुअल फंड जहां भी पैसा दे रहे हैं उन पर विश्वास है, उनको उस विश्वास पर काम कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट है, ये इतना जबरदस्त मार्केट होगा कि आपको हम बता नहीं सकते।
कोई गोल्ड सिल्वर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये मार्केट जो है आज से 10 साल के बाद इतना इतना उछाल मारेगा, इतना उछाल मारेगा कि धनी बना देगा। अगर लोग टिक कर रह गए तो 10 साल में पूरी कहानी बदल देगा। ये बाजार ऐसा बाजार है। आपने जवाब की शुरुआत में कहा कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो जम के खरीद लेता। तो कम से कम आप ऐसा झूठ तो ना बोलें कैमरे पे। मुझे पता है आपके पास इतना पैसा है कि आप जम के खरीदारी कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि आप अगर खरीदारी करेंगे तो किधर करेंगे? आपके फेवरेट सेक्टर कौन से हैं इस समय? नहीं, अभी सेक्टर तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं जब भी खरीदता हूँ मेरे इसमें एक ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है, वो है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं कि जब शेयर हमें मिलता है तो उस हिसाब से खरीदते हैं। सेक्टर हम वो सेक्टर में चुनाव करते हैं जो सेक्टर प्रभावित नहीं हो रहा है, अमेरिका से प्रभावित नहीं है, जो भारत के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, हम उसी सेक्टर पर रहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरनेशनल पे ना वो असर पड़ जाता है उसमें तमाम चीज़ों पे। तो इसलिए सेक्टर का चुनाव जो है उस ढंग से किया जाता है। और दूसरी बात की आपको मैं एक बता दूं कि अब सोच लीजिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा रोचक कहानी मेरे साथ हुआ कि मैंने 5700 रुपया का एक जिंदल विजयनगर का शेयर खरीदा था 1998-99 के आसपास। 5 रुपये 70 पैसे का था, 10 रुपये का शेयर था, 5.70 में मिल रहा था, कम में मिल रहा था, लिस्टेड प्राइस से कम में। खरीद के मैं भूल गया, वो पेपर ऊपर में लगता है चला के भुला गया होगा, हम भी भूल गए, रह गया। इधर हम चेक कर रहे थे, एक साइट होता है IEPF में कि देखूंगा मेरा शेयर है क्या कोई। तो मैंने देखा कि मेरा शेयर तो पड़ा हुआ है। तो वो जो था शेयर, जो 1000 शेयर के आसपास था, उसमें से उसने 1:2 मतलब 100 पे 4 का दिया था, जिंदल स्टील नगर का, JSW स्टील का दिया। तो वो 40 शेयर आ गया, प्लस उसमें एक राइट इशू दिया गया, प्लस 10 रुपए का फेस वैल्यू था तो उसको 1 रुपये का कर दिया गया। तो वो मेरे पास जो है शेयर जो है 450 शेयर हो गए। तो 450 शेयर हो गए, तो 450 शेयर को मैंने देखा वो 1300 रुपये में चल रहा है। तो उस हिसाब से 5,80,000 के आसपास आ गया, प्लस डिविडेंड जो है 50-60 हजार रुपये डिविडेंड है, तो 6,40,000 हो गया। 5700 रुपया का शेयर जो है वो 6,40,000 हो गए जो है 20-22 साल में। माय तो गॉड। ये पावर है। तो ये चीज चूंकि भूल गया था आदमी, अब चूंकि अब हम लोग भी तो मार काट बहुत मचाए ना, हम लोग भी तो बहुत गंद मचाया ना शेयर बाजार में, खरीदा बेचा खरीदा बेचा। इसलिए हम अनुभव दे रहे हैं लोगों को कि भाइयों चुपचाप बैठे रहो, उछल कूद से कुछ नहीं होता है, सो जाओ चुपचाप, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को और देखते रहो, उसको झांक झांक कर देखते रहो, उसके रिकॉर्ड को पढ़ते रहो। और जो है अगर आपको जो है खरीदने बेचने का अलग तरीका होता है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के कर लीजिएगा, लेकिन धैर्य की परीक्षा होती है, धैर्य आपको देता है। बहुत शानदार। तो धैर्य की परीक्षा होती है, धैर्य आपको बनाए रखना है। ये चलते चलते आपको सर की तरफ से एक टिप भी मिल गई है। अब इस पर आप कितना खरे उतरते हैं ये वक्त की बात है। बट थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें इतना टाइम दिया और गोल्ड सिल्वर मार्केट की सारी बारीकियां आपने सिखाई हमें। शुक्रिया आपका सर।